सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज दोबारा हाजिर हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ और ये सारे के सारे टॉपिक हैं प्लूरा से संबंधित, प्लूरा से रिलेटेड। प्लूरा सभी आप लोग जानते हैं कि लंग्स के बाहर जो डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन होती हैं वही प्लूरा है। उसके दो लेयर होती हैं, अंदर की तरफ जो लंग्स के डायरेक्ट जुड़ी हुई रहती है दैट इज़ विसरल प्लूरा, और बाहर की तरफ जो अंदर से चेस्ट कैविटी से जुड़ी हुई रहती है दैट इज़ द पैराइटल प्लूरा। दोनों के बीच में स्थान है दैट इज प्लूरल स्पेस, प्लूरल कैविटी, और बहुत कम एक थिन फिल्म की भांति वहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। 5 से 15 ml टोटल उसकी क्वांटिटी होती है। क्लियर? ये है नॉर्मल बात रिगार्डिंग द प्लूरा। हम जो आज बात करने वाले हैं अलग अलग डिजीजेज हैं वो, लाइक द प्लूरल इफ्यूजन, लाइक प्लूरेसी, लाइक इम्फाइमा, तो इन सब का संबंध प्लूरा से है। इस प्लूरा में जब नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा पानी भर जाए या मैं बोलूँ पस भर जाए, ब्लड भर जाए, क्लियर, तो इन्हीं सभी कंडीशंस को हम बोलते हैं इफ्यूजन की कंडीशन, प्लूरल इफ्यूजन। कुछ इंपॉर्टेंट इटियोलॉजी वाइज क्वेश्चन यहाँ पर जरूर बनते हैं, कुछ क्वेश्चन मैनेजमेंट से भी आते हैं। तो बिना समय गवाए हम आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज सिंपली द प्लूरल इफ्यूजन, इम्फाइमा एंड प्लूरेसी। तो पहला टॉपिक जो मैं ले रहा हूं यह है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन, क्लियर? डिजीज का नाम लिखा हुआ है प्लूरल इफ्यूजन। इसमें आप देख पा रहे हैं दो वर्ड है। इफ्यूजन का सिंपली मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, लिक्विड तरल कोई चीज अगर जम जाए कहीं पर हम बोलें इफ्यूजन हो गया। अब ये इफ्यूजन की लोकेशन क्या, इफ्यूजन कहाँ हुआ है, कहाँ फ्लूइड का जमाव हुआ है, उसके आधार पर उसके आगे नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ जो ये कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है ये कहाँ पर है? प्लूरल स्पेस के अंदर, प्लूरल कैविटी में हम कलेक्टिवली बोलेंगे इट इज एन प्लूरल इफ्यूजन। क्लियर? डायग्राम बनाते हैं, नॉर्मली हमने बनाया हुआ है कई बार। लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है लंग्स की। इसके बाहर जो प्लूरा है उसको भी बना देते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी दो लेयर होती हैं। एक लेयर जो बाहर की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा आप सभी जानते हैं, कई बार वर्ड आ चुका है ये सामने। दैट इज आउटर मोस्ट लेयर जो हमारी थोरेसिक कैविटी या मैं बोलूँ चेस्ट की कैविटी की लाइनिंग बनाती है, अंदर से उसको जो अटैच करती है दैट इज पैराइटल प्लूरा। लंग्स की कोटिंग, लंग्स की ये जो आपको स्किन दिख रही है उससे जुड़ा हुआ जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो होता है विसरल प्लूरा। क्लियर? तो दो तरह की लेयर हैं ये प्लूरल मेम्ब्रेन में, बाहर पैराइटल दैट इज आउटर लेयर, इनर लेयर को हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। बीच का ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में, ये कहलाता है प्लूरल स्पेस, या इसी को हम कैविटी के नाम से जानते हैं। और इस कैविटी में हवा तो बिल्कुल ही नहीं होती है, लेकिन गलती से हवा जम जाए तो हम बोल रहे थे न्यूमोथोरैक्स, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ हम हवा की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे तरल की, लिक्विड की, फ्लूइड की। अगर ये फ्लूइड जम जाए, वैसे हालांकि इस कैविटी में फ्लूइड होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, मात्र 5 से 15 ml, जो एक थिन फिल्म की तरह यहाँ होता है, जो कि लंग्स को ब्रीदिंग के टाइम अच्छे से जो दोनों लेयर हैं उनको ग्लाइड करने में मदद करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। लेकिन कई बार बहुत सारी इटियोलॉजी में बताऊंगा अभी, पैथोलॉजिकल कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लूइड इस प्लूरा में आके जम जाता है। यही फ्लूइड का जमना इस प्लूरा में एक्युमुलेट होना कहलाता है प्लूरल इफ्यूजन। तो क्या डेफिनेशन हुआ? सिंपली द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड और एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द प्लूरल मेम्ब्रेन। इट इज एन एडिशनल एक्युमुलेशन, या मैं बोलूं एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम अगर आ जाए यहाँ पे, दैट इज द इफ्यूजन। अब यह है तरल फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। यहाँ सिंपल सीरस फ्लूइड हो सकता है, ऐसा फ्लूइड जो ब्लड से बना है जिसमें सीरम ज्यादा है। क्लियर? अगर इस तरह का सीरस फ्लूइड यहाँ जमता है
तो प्लूरल इफ्यूजन तो हम कहेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछे कि वो कौन सी डिजीज हो गई, तब हम उसको बोलेंगे हाइड्रोथोरैक्स। हाइड्रोथोरैक्स, थोरैक्स का मतलब यहां भी हम प्लूरा से ले रहे हैं, हाइड्रो का मतलब पानी भर गया, और पानी की यहां विशेष कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है, इट इज सिंपली ए काइंड ऑफ सीरस फ्लूइड, है ना। ब्लड से सीरम बाहर निकल गया, सीरम पानी के साथ मिक्स हो गया, उस तरह का फ्लूइड कहलाता है सीरस फ्लूइड। लेकिन कई बार पूरा ब्लड ही बाहर आ जाता है, कैपिलरीज और प्लूरा में जम जाता है। मैं बोलूं प्लूरल कैविटी में बहुत ज्यादा ब्लड जम गया, इसको हम बोलेंगे हीमोथोरैक्स। क्या बोलेंगे? हीमोथोरैक्स। क्लियर? ब्लड का जमना, फ्लूइड अगर ब्लड है इट इज प्लूरल इफ्यूजन, मोर स्पेसिफिकली इट विल बी कॉल्ड हीमोथोरैक्स। कई बार यहां लिम्फ जम जाएगा, लिम्फ भी एक तरल होता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा लिम्फ के बारे में। कई बार लिम्फ भी यहां एबनॉर्मली जमने लग जाता है प्लूरा में, उस कंडीशन को बोला जाता है काइलोथोरैक्स। काइलोथोरैक्स, काइल नाम सुना होगा आपने, काइल रिसेंबल और डिनोट्स द वर्ड फॉर द लिम्फ। काइलो दैट मीन्स लिम्फ यहां पे जम गया है, सब लिक्विड तरल ही, लेकिन नेचर वाइज अलग अलग चीजें हैं। कई बार यहां पर पस आके जम जाएगी, पस भी लिक्विड, थोड़ा सा थिकन लिक्विड होता है, डेंसिटी वाइज थिक जो फ्लूइड है, जिसको हम पुरुलेंट सिक्रेशंस भी बोलते हैं, पस वाइज कंडीशन। तो पस यहां जम गई है, हम बोलेंगे पायोथोरैक्स। पायो ये जो वर्ड है ये काम लिया जाता है पस के बारे में, और इसी पायोथोरैक्स वाली कंडीशन को हम इम्फाइमा भी कहते हैं। इम्फाइमा, इम्फाइमा दैट मीन्स इस प्लूरल कैविटी में क्या जम गया है? पस जम गई है। तो ये मैंने क्या लिखे हैं? कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। किसके लिखे हैं? प्लूरल इफ्यूजन के। एग्जाम्पल किस आधार पर है? फ्लूइड कौन सा जमा है पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, उसके अकॉर्डिंगली हमने बोल दिया अलग अलग तरह का प्लूरल इफ्यूजन यहां पर है। क्लियर? तो डेफिनेशन वाइज दोबारा बात कर लेते हैं। इट इज सिंपली द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द प्लूरल स्पेस। वो नॉर्मल फ्लूइड नहीं जो होता है मात्र 5 से 15 ml, उससे ज्यादा मात्रा में अगर यहां पानी भर जाएगा, उसी कंडीशन को बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन। क्लियर? अब बताओ, पानी यहां भरेगा तो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल काम ये लंग्स कर पा रहे हैं, क्या यहां कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यहां हम देख रहे हैं पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और जब पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी तो अंदर ये जो लंग्स हैं वो सिकुड़ेंगे, छोटे हो जाएंगे, हम बोलेंगे लंग्स कोलैप्स हो गए। तो इस तरीके से लंग्स जो इतने बड़े थे वो अब सरफेस एरिया में कम हो गया है, और ये विस्लर प्लूरा जो यहाँ थी वो अब आ गई है यहाँ पे ऊपर। क्लियर? आप देख रहे हैं इस पूरे एरिया में पानी भर गया। लंग्स जो पहले इतने तक फूले हुए थे, जिनका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा था, जहाँ अच्छे से गैसेज एक्सचेंज वो कर पा रहे थे, अब यहाँ पर कोलैप्स की कंडीशन हो गई, और कोलैप्स होते ही वही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है एटिलैक्टोसिस में, न्यूमोथोरैक्स में, यहाँ पर होने लगती है। क्लियर? तो दैट इज द कंडीशन कॉल्ड द प्लूरल इफ्यूजन। सिंपल डेफिनेशन की बात हमने करी है। अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई, ऐसा क्या कारण रहता है कि इसकी वजह से हमारे इस प्लूरल कैविटी में बहुत ज़्यादा पानी जमने लग जाता है या भरने लग जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कारणों के बारे में, ईटियोलॉजी के बारे में। क्लियर? तो यहाँ जो ईटियोलॉजी है उनको हमने 2 भागों में बांटा है, इस आधार पर कि वो जो फ्लूइड भर रहा है वो पैथोफिजियोलॉजी रूप में किस प्रकृति का है या किस नेचर का है। पैथोफिजियोलॉजी वाइज ये जितने भी फ्लूइड के नाम मैंने लिखे थे यहाँ पर, चाहे ब्लड हो, चाहे पस हो, चाहे सीरस फ्लूइड हो, ये पैथोफिजियोलॉजी के आधार पर मात्र 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रांसुडेट, ट्रांसुडेट। एक को नाम याद आ गया होगा आपको, हम कहते हैं एक्सुडेट। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं कारण के बारे में बात कर रहा हूं, कारण के बारे में चर्चा कर रहा हूं, वो सारे कारण जिससे प्लूरा में फ्लूइड भरेगा। फ्लूइड तो अलग अलग भर रहा था, लेकिन उनकी नेचर वाइज अगर हम बात करें तो ये फ्लूइड जितने भी हैं ये 2 कैटेगरी में हमने इनको बांट दिया। बाय नेचर वाइज आइदर दे मे बी ट्रांसुडेट और आइदर दे मे बी एक्सुडेट। पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, दोनों क्या चीजें हैं, क्या अंतर होता है, फिर हम बात करेंगे कि इसमें कौन सा फ्लूइड आता है, उसमें कौन सा आता है, और ऐसे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये फ्लूइड एक्युमुलेशन वहां होता है, इधर ट्रांसुडेट उधर
एक्सुडेट। क्लियर? देखो इनका मतलब क्या, ये सपोज मैं बोलूं प्लूरा है, ये वाला एरिया प्लूरल कैविटी में है, दैट मीन्स ये पैराइटल प्लूरा है, अंदर मैंने बोल दिया विसरल प्लूरा। ठीक है, इसी प्लूरा में फ्लूइड को जमने को हम क्या बोल रहे थे, प्लूरल इफ्यूजन। इस प्लूरा में पानी कहां से आएगा, पानी आएगा उसके अराउंड जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स बोलो या लिम्फेटिक वेसल्स बोलो, उनमें से पानी हमेशा ब्लड के रूप में उपस्थित रहता है बॉडी में, और वो बंद नलियों में बहता है, वो होती है वेसल्स। ब्लड की बात करो तो ब्लड वेसल्स, लिम्फ की बात करो तो लिम्फेटिक वेसल्स। हमने बोला ये प्लूरा है, इसमें पानी जमेगा, जमेगा कहां से, उसके अराउंड जो भी वेसल्स है, आइदर में भी ब्लड वेसल्स, आइदर में भी द लिम्फेटिक वेसल्स। इस ब्लड कैपिलरी को एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं, लिम्फेटिक वेसल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस वेसल्स को एज ए ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी मान के आपको समझा रहा हूं। अगर ये ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड कैपिलरी मैंने लिखा है, अगर इस ब्लड वेसल्स के अंदर उपस्थित ब्लड के प्रेशर में चेंज होने की वजह से, ध्यान से सुनना, अगर इस ब्लड कैपिलरी में उपस्थित ब्लड में प्रेशर में चेंज होने की वजह से ब्लड या इस ब्लड में से पानी या इसके कोई भी सिक्रेशंस अगर फिल्टर होके प्लूरा में आ जाते हैं, तब हम बोलेंगे कि ये जो सिक्रेशंस यहाँ आए हैं वो है तो फ्लूइड, लेकिन बाय पैथोफिजियोलॉजी हम क्या बोलेंगे, ट्रांसुडेट। ट्रांसुडेट क्यों बनते हैं, ड्यू टू द चेंज और डिफरेंस इन द प्रेशर। इस कैपिलरी में प्रेशर में कुछ चेंज होगा, दो तरह के प्रेशर यहां मैं बताऊंगा अभी आगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर। इन प्रेशर में अंतर की वजह से यहां से पानी या ब्लड की चीजें फिल्टर होकर आ जाती है प्लूरा में, धीरे धीरे यहाँ प्लूरा में फ्लूइड जमने लगेगा और वही हम बोल रहे हैं इफ्यूजन। क्लियर? उधर आ जाते हैं, एक्सुडेट की बात करते हैं। एक्सुडेट भी इन्हीं ब्लड कैपिलरी से बनना है, लेकिन यहां पर ब्लड से फ्लूइड तब बाहर निकलेगा जब ये कैपिलरी डायलेट हो जाएगी। यहां प्रेशर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहां अंतर पड़ेगा कैपिलरी के डायलेशन में। पहले इतनी कैपिलरी थी, अब ड्यू टू द इटियोलॉजिकल कॉजेज ये सपोज इतनी बड़ी हो गई, और जैसे ही कैपिलरी डायलेट होती है आप देखोगे यहां की परमेबिलिटी कैपिलरी की बढ़ जाती है, पोर यहां बढ़ जाते हैं, और जब पोर बढ़ेंगे तब यहां से ब्लड और उससे रिलेटेड कंपोनेंट प्लूरा में आके जमने लगेंगे। हम बोलेंगे यहां जो फ्लूइड जमा वो अब क्या है, एक्सुडेट, उसको हम ट्रांसुडेट नहीं बोलेंगे। यहां फ्लूइड जमने की वजह है इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। आपको समझ में आ रहा होगा, हम बात कर रहे हैं इफ्यूजन की, फ्लूइड एक्युमुलेशन की इनटू द प्लूरा। फ्लूइड आता कहां से है, ब्लड से, ब्लड वेसल से आता है, लिम्फेटिक वेसल से आता है। कैसे वो फ्लूइड आ जाता है उस कैपिलरी से बाहर, इसके बारे में ये दो मैकेनिज्म है। एक तो जब प्रेशर में चेंज हो तब फ्लूइड बाहर आएगा ब्लड से और जम जाएगा प्लूरा में, हम बोलेंगे इस तरह के फ्लूइड को ट्रांसुडेट। इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। अगर प्रेशर में कोई दिक्कत नहीं है इस ब्लड के, अगर कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ गई, जैसा कि बढ़ेगा इन्फेक्शन की वजह से, जब भी इन्फेक्शन होते हैं लंग्स में तो इन्फेक्शन की वजह से कैपिलरी क्या होती है, डायलेट होती है, और डायलेशन की वजह से पोर्स बढ़ेंगे और फिर यहां से फ्लूइड क्या आ जाएगा बाहर। तो इस तरह की कॉज की वजह से जो पानी बाहर आके जमता है उसको बोलते हैं एक्सुडेट। इस ट्रांसुडेट में, ट्रांसुडेट जो ब्लड से बाहर आया है उसमें प्रोटीन की मात्रा एक्सुडेट की तुलना में कम होती है। अगर इसमें आप प्रोटीन जांचेंगे तो इसमें प्रोटीन मिलेगा 3 ग्राम प्रति डेसीलीटर से भी कम मात्रा में। एवरेज 2.5 ग्राम होता है, लेकिन ये आ गया इसी रेंज में, लेस देन 3 ग्राम इन ए डेसीलीटर। लेकिन यहां प्रोटीन की अगर आप बात करेंगे, इट विल बी मोर देन 3 ग्राम इन ए डेसीलीटर। देख रहे हैं आप, प्रोटीन की मात्रा इस ट्रांसुडेट की तुलना में ज्यादा होती है, किसमें, एक्सुडेट के अंदर। है दोनों फ्लूइड ही, लेकिन दोनों के कारण अलग होने की वजह से प्रोटीन की मात्रा यहां पर ज्यादा। हमने बोला यहां परमेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा बड़े साइज के होते हैं। जब भी परमेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो प्रोटीन बाहर नहीं आ पाता है, लेकिन यहां परमेबिलिटी बढ़ रही है ड्यू टू द इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, प्रोटीन भी बाहर आने लग जाती है ब्लड के फ्लूइड के साथ। और हम प्रोटीन चेक करेंगे उसमें तो प्रोटीन की मात्रा 3 ग्राम पर डीएल से ज्यादा मिलती है। ट्रांसुडेट देखने में आपको क्लियर दिखते हैं, क्लियर अपीयरेंस वो रखते हैं।
ट्रांसपेरेंट लाइक फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ एक्सुडेट की बात करें तो इसकी अपीयरेंस थोड़ी क्लाउडी होती है। क्लाउड आपने देखे हैं, बादल जब आते हैं तो आपको तारे स्पष्ट नहीं दिखाई देते, तो बादल एक तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी को हम बोले कम कर देते हैं। तो ऐसे फ्लूइड में अगर बोले हम क्लाउडी अपीयरेंस है तो फ्लूइड क्लियर कट नहीं दिखेगा, फ्लूइड में हमको ऐसे स्मोक टाइप धुएं क्लाउड्स जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा। ऐसा क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल एक्सिस प्रोटीन इन द एक्सुडेट। तो क्या बात करी हमने बात करी कि ये जो प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड जमता है, बाय पैथोफिजियोलॉजी फ्लूइड तो अलग अलग जमता है। ये सीरस फ्लूइड भी हो सकता है, ये ब्लड भी हो सकता है, ये पस भी हो सकता है, लिम्फ भी हो सकता है। ये तो इसके नामों के अकॉर्डिंग, लेकिन ये फ्लूइड नेचर वाइज बाय पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो ये दो ही प्रकार का हो सकता है। या तो मैं बोलूं ये ट्रांसुडेट टाइप का फ्लूइड हो सकता है, या ये हो सकता है एक्सुडेट टाइप का फ्लूइड। ट्रांसुडेट बनने का कारण मैंने बोला कि कैपिलरी में प्रेशर में अंतर होगा तब फ्लूइड बाहर आएगा, ट्रांसुडेट। मैं बोलूं कैपिलरी में प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ, कैपिलरी की परमेबिलिटी यहां बढ़ गई, डायलेशन हो गई और उसकी वजह से फ्लूइड बाहर आया, एक्सुडेट। यहां प्रोटीन की मात्रा कम होती है, वहां ज्यादा होती है इसकी तुलना में, 3 ग्राम से ज्यादा एक्सुडेट में। ट्रांसुडेट देखने में आपको क्लियर दिखेंगे, ट्रांसपेरेंट टाइप। यहां पर आपको क्लाउड लाइक स्मोकी अपीयरेंस, धुंधला सा आपको दिखेगा एक्सुडेट के अंदर। क्लियर? चलो यहां बात करते हैं अब इटियोलॉजी की। कौन कौन से कारण हैं जिससे तो ट्रांसुडेट बनेगा और कौन कौन से कारण है जिससे एक्सुडेट कलेक्ट होगा प्लूरा में, तब हम बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन। क्लियर? पहली इटियोलॉजी में बता रहा हूं, इंक्रीज सिस्टेमिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एग्जाम्पल यहां लिखा है हार्ट फेल्योर। देखो ध्यान से समझना इसको, हमने क्या लिखा है, ट्रांसुडेट जमने का एक कारण लिखा है, इंक्रीज सिस्टेमिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये मैंने बना दी एक ब्लड कैपिलरी, इसमें ब्लड होगा, इस ब्लड में पानी जो प्रेजेंट है वो पानी इस कैपिलरी की दीवारों के अगेंस्ट दबाव डालता है, और यही प्रेशर जो ब्लड का पानी इन कैपिलरी की दीवारों पे डालता है उसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो मतलब पानी, स्टैटिक मतलब पानी के रुकने की वजह से जो दबाव पड़ता है कैपिलरी की दीवारों पे वो कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सिस्टमिक क्योंकि ये कैपिलरी सिस्टमिक सर्कुलेशन की है। हार्ट फेलियर की कंडीशन में, हार्ट फेल हो गया, आप सबको पता है हार्ट उस हिसाब से नहीं बीट कर रहा, उस हिसाब से नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा कि बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड को पूरा कर पाए। इनडायरेक्ट वे में मैं बोलूं जिस तेजी से ब्लड सर्कुलेट हो रहा था वो ड्यू टू फेलियर कंडीशन नहीं होगा। ब्लड बताओ कंपेरेटिवली स्लो स्पीड से कैपिलरी से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा ड्यू टू हार्ट फेलियर कंडीशन। तो स्लो जब ब्लड यहां से निकलेगा तो ब्लड का वजन पानी की वजह से वहां ज्यादा पड़ेगा, और धीरे धीरे ब्लड का पानी ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर फिल्टर होके कहां आ जाएगा, बाहर की तरफ, दोनों तरफ पानी। और यहां हम लंग्स की बात कर रहे हैं, प्लूरा के अराउंड इस कैपिलरी की बात कर रहे हैं, तो यहां कैपिलरी से बाहर पानी निकलते, यहां प्लूरा है और प्लूरा में पानी जमने लग जाता है। वही तो हम पढ़ रहे हैं, प्लूरल डिफ्यूजन, द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द प्लूरा। एक कारण यहां समझ में आया कि प्लूरा के अराउंड जो भी ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़े। क्यों बढ़े? कारण है यहाँ हार्ट फेल हो गया पेशेंट का, कम सर्कुलेशन, स्पीड कम हो जाएगी, वजन ज्यादा बढ़ेगा। कोई चीज मैं बोलूं कि पानी जा रहा है, प्रेशर इक्वलाइज पड़ेगा, मैं बोलूं पानी यहाँ रुक गया, बताओ वजन ज्यादा पड़ेगा तो फ्लूइड फिल्टर होकर वहां ज्यादा निकलेगा, तो जैसे ही बाहर निकलेगा हम बोलेंगे इफ्यूजन हो गया। अब ये पानी क्यों निकला? ड्यू टू द प्रेशर चेंज। क्या प्रेशर चेंज हुआ? सिस्टेमिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया। तो बताओ इस तरह का जो फ्लूइड बाहर निकला हम क्या बोल रहे हैं इसको, एक्सुडेट या ट्रांसुडेट? ट्रांसुडेट। क्लियर? तो हार्ट फेल्योर इज एन कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। इसमें कौन सा टाइप का फ्लूइड निकलता है? बोलना है ट्रांसुडेट। ये हमारा एक कारण हो गया, पहला कारण। दूसरा कारण हम देखें, डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। कुछ बीमारियां हैं जिसमें ये काम हो जाता है, लाइक लीवर सिरोसिस,
like nephrotic syndrome, renal failure। अब अगर ये डिजीजेस पड़ी हुई है तो इनकी पैथोफिजियोलॉजी में आपको कुछ याद आ रहा होगा। प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कैपिलरी है, ये ब्लड है, और ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो ब्लड में होता है प्लाज्मा और दूसरी ब्लड में होती हैं ब्लड की कोशिकाएं, ब्लड की सेल्स। सेल्स तीन प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इस प्लाज्मा में मेनली पानी होता है, लेकिन साथ में होती है प्लाज्मा की प्रोटीन्स। कई सारी प्रोटीन होती है, लेकिन एक प्रोटीन इसमें होती है सबसे ज्यादा, उस प्रोटीन को बोला जाता है एल्बुमिन। ये एल्बुमिन इस प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखती है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस करवाता है। यहां जब प्लाज्मा में ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे तो ऑस्मोटिक से ज्यादा एक्यूरेट टर्म हम काम में लेंगे ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर एक तरीके का ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है। ऑस्मोटिक एक जनरल टर्म है जिसमें सभी आ गए, सॉल्ट आ गया, पानी आ गया, प्रोटीन्स आ गई, सारी गैसेज आ गई। लेकिन जब मैं प्रोटीन की बात करूंगा तो उसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा जिससे पानी पुल होता है उसको बोलेंगे ऑन्कोटिक प्रेशर। अब ब्लड में एल्बुमिन है तो ये ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन रखती है, जिससे पानी इसी प्लाज्मा में खींचा रहता है। वो पानी इस कैपिलरी में जो प्लाज्मा है उसको छोड़ के बाहर की तरफ नहीं जाता। तो प्लाज्मा में पानी को होल्ड करने का काम करता है एल्बुमिन प्रोटीन बाय एक्सर्टिंग ए ऑन्कोटिक प्रेशर। अब क्या होगा अगर मैं बोलूं एल्बुमिन की कमी हो गई ब्लड में, यहां अगर एल्बुमिन नहीं है तो इसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा ऑन्कोटिक प्रेशर, ये भी कम होगा। और जैसे ये प्रेशर कम होगा ब्लड का पानी इस कैपिलरी से आ जाएगा बाहर। पहले में तो हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करी, लेकिन यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑन्कोटिक प्रेशर की। मुझे बताओ एल्बुमिन कौन सा ऑर्गन बनाता है, लीवर बनाता है। लीवर सिरोसिस अगर होगा क्या एल्बुमिन पर्याप्त मात्रा में बनेगी, नहीं बनेगी। नहीं बनेगी तो ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा, मरीज को हो जाएगा प्लूरल इफ्यूजन। मैं बोलूं लीवर तो प्रोटीन बना रहा है लेकिन ब्लड में प्रोटीन मेंटेन नहीं रह रही है, किडनी फेल हो गया, किडनी उस एल्बुमिन को बाहर फेंक रहा है ज्यादा मात्रा में। क्लियर, रीनल फेलियर की कंडीशन में आपने पढ़ा होगा हाइपो एल्बुमिनीमिया, ब्लड में हाइपो एल्बुमिन की कमी, प्रोटीन यूरिया, यूरिन के रूप में प्रोटीन ज्यादा जा रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ा होगा आपने सॉरी हाइपो एल्बुमिनीमिया, प्रोटीन यूरिया इडेमा पढ़ा होगा। इन सभी कंडीशन में लीवर में तो एल्बुमिन बन नहीं रहा इस वजह से, और ये किडनी की डिजीज में एल्बुमिन ज्यादा जा रहा है यूरिन के रूप में। सभी चीजों में एल्बुमिन की मात्रा कम, इसकी मात्रा कम, तो इसके द्वारा जो ऑन्कोटिक प्रेशर लगेगा वो भी कम, और पानी उस ब्लड से फिल्टर होके अपने आप आ जाएगा बाहर की तरफ। बाहर लंग्स की बात हो रही है, प्लूरा है और प्लूरा में जमेगा, उसी को बोल रहे हैं प्लूरल। तो ये जो दो कंडीशन मैंने लिखी है, कंडीशन ए एंड बी, चाहे हार्ट फेल हो, चाहे लीवर सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल फेल्योर, इस तरह की कॉजेस में क्या जमेगा प्लूरल इफ्यूजन में, पानी। और पानी यहां जो जमता है उस पानी को हम बोलते हैं सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड। और सीरस फ्लूइड जमेगा तो हम बोलेंगे क्या हो गया है, हाइड्रोथोरैक्स। यहां हमने लिखा है सीरस फ्लूइड, ब्लड, पस, लिम्फ, ये सब इफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सिर्फ सीरस फ्लूइड का इफ्यूजन हो हम बोलेंगे हाइड्रोथोरैक्स। और हाइड्रोथोरैक्स क्या है, एक तरह का ट्रांसुडेट का एक्युमुलेशन। क्लियर फ्लूइड होता है, सीरस फ्लूइड उसको बोलते हैं, हम बोलेंगे हाइड्रोथोरैक्स। तो आपसे कोई पूछे हाइड्रोथोरैक्स क्यों होता है, ये कारण बता दो। हाइड्रोथोरैक्स में कौन सा कलेक्शन होता है, बोल देना है क्या है, ट्रांसुडेट। नाम वाइज पूछे तो हाइड्रो वैसे ही पता चल रहा है, क्या जम रहा है, पानी जम रहा है। क्लियर। लेकिन कई बार पानी नहीं जम के ब्लड जम जाएगा, पस जम जाएगा, लिम्फ जम जाएगा, तो ये सब कहलाते हैं एक्सुडेट। ये तो था ट्रांसुडेट, ये है एक्सुडेट, और उसकी बात हम इस टेबल में करेंगे, उस तरफ करेंगे। क्लियर। यहां कुछ कारण मैं लिख रहा हूं जिससे एक्सुडेट जमेगा, प्लूरा में हम बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन बाय द एक्सुडेट। ऐसा क्यों, देखो पहला कारण इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी,
एक कारण मैंने यहां लिखा कि कैपिलरी जो है उसकी पारगम्यता अगर बढ़ गई तो फ्लूइड सीपेज करके इस ब्लड से आ जाएगा बाहर। यहां प्रेशर में कोई अंतर नहीं है, ये परमेबिलिटी बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि ये डायलेट हो गई। डायलेट क्यों होती है? इन्फेक्शन की वजह से। लंग्स में हम देखें इन्फेक्शन अगर हो गया तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए न्यूट्रोफिल्स को ज़्यादा जाना होता है और दूसरी जो भी WBC होती हैं उनको जाना होता है फैगोसाइटोसिस करने के लिए। तो अगर ब्लड की सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो अफेक्टिव फैगोसाइटोसिस उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए नहीं हो पाएगा। तो बॉडी अपने फ़ायदे के लिए ब्लड वेसल्स की डायलेशन कर देती है ताकि ज़्यादा ब्लड जाए। ज़्यादा ब्लड जाना बॉडी के लिए अच्छा है क्योंकि वो उस इन्फेक्शन को खत्म करेगा। लेकिन नुकसान क्या कि जैसे ही ज़्यादा ब्लड कैसे जाएगा? कैपिलरी डायलेशन की वजह से। जैसे ही डायलेट हुई कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है, पारगम्यता है उस ब्लड के लिए, वो बढ़ जाएगी और ब्लड की चीज़ें, पानी तो पहले ही आ रहा था हाइड्रो में, इसके अलावा जो बेसिक उसके लार्जर अमाउंट मॉलिक्यूल वाली जो चीज़ें हैं वो भी उससे फिल्टर होकर बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। हम बोलेंगे क्या हो गया है? एक्सुडेट। क्लियर? मैं बोलूँ निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, मैं बोलूं चेस्ट को चेस्ट में लंग्स एब्सिस हो गए हैं, है ना? लंग एक्सिस मतलब लंग्स के अंदर पस पड़ा हुआ है। क्लियर? मैं बोलूं कि ट्रोमा हुआ है, चेस्ट को ट्रॉमेटिक इंजरी होती है उसमें भी इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो अगर ये कोई कंडीशन है मरीज के साथ तो आप देखेंगे कि इन्फेक्शन की वजह से कैपिलरी डायलेशन, डायलेशन की वजह से परमेबिलिटी ज़्यादा, और उसी परमेबिलिटी की बढ़ने की वजह से फिर इस ब्लड में से आरबीसी बाहर आने लग जाती है। तब हम बोलेंगे कि हीमोथोरैक्स हो गया, ब्लड बाहर आ गया। ब्लड का मतलब क्या कि ब्लड सेल्स, आरबीसी बाहर आ रही है, WBC बाहर आ रही है। मैं बोलूँ कि जब डायलेशन बढ़ेगा तो इससे पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया, वायरस बाहर आएंगे और बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस होगा तो प्लूरा में पस भी बनेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है पस वहाँ जमेगी। क्लियर? तो ये दो कारण ब्लड और पस का यहाँ समझ में आ गया। वो क्यों होता है? कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से। मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हीमोथोरैक्स की और बात कर रहा हूँ एम्फाइमा की, पायोथोरैक्स की। उसकी वजह है ये। दूसरा कारण, अगर ये नहीं होगा तो लिम्फ जमेगा। और लिम्फ क्यों जमता है? लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, लिम्फेटिक सर्कुलेशन होता है पूरा, लिम्फेटिक वेसल्स होती है जिसमें लिम्फ चलता रहता है, प्लूरा से एब्जॉर्ब होगा, प्लूरा के बाहर ला के छोड़ देगा वेसल्स में। तो इस तरीके से प्लूरा में वो नहीं जमेगा। लेकिन कई बार वो जो लिम्फेटिक चैनल होता है प्लूरा में वो बंद हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। और ऑब्स्ट्रक्ट की वजह है कि उस लिम्फेटिक चैनल में कोई ट्यूमर हो गया, कोई गांठ बन गई, कोई कैंसर हो गया। तो ट्यूमर बनेगा तो बताओ लिम्फेटिक चैनल जो लिम्फ को लेके जा रहा है प्लूरा के बाहर, वो चैनल बंद होगा या नहीं होगा? बंद होगा। जैसे ही बंद होगा, जैसे ये ब्लड वेसल्स की बात हो रही थी, अब मैं ब्लड वेसल्स नहीं लेके इसको बोलूं कि लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। ट्यूमर आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, आगे लिम्फ जा नहीं रहा, नहीं जा रहा, तो यहाँ से लिम्फ फिल्टर होके फिर कहाँ आएगा? बाहर। और बाहर हम बात कर रहे हैं प्लूरा है तो वहाँ क्या हो जाएगा? प्लूरल इफ्यूजन। लेकिन यहाँ इफ्यूजन में क्या जमेगा? लिम्फ जमेगी। क्लियर? तो ये कारण है दो जो एक्सुडेट को प्रोड्यूस करते हैं प्लूरा में, और उस तरफ दो कारण लिखे हैं जो ट्रांसुडेट को प्रोड्यूस करेंगे। इस तरफ कौन कौन एग्जाम्पल आएंगे? यहां बोलना है हीमोथोरैक्स, यहां बोलना है काइलोथोरैक्स, यहां बोलना है पायोथोरैक्स। क्लियर? जैसे ये नाम लिखे हैं ये सारे के सारे देख रहे हैं हम, पैथोलॉजी वाइज एक्सुडेट है, तब बोल देना है ये फ्यूजन यहां पे बनेगा। तो फ्यूजन मैंने 4 प्रकार का बताया आपको, हाइड्रोथोरैक्स भी है, हीमोथोरैक्स भी है, काइलो भी है, पायो। तो हाइड्रो तो ट्रांसुडेट में आ गया, उसके कारण वो दो हैं। और अगर ये 3 चीजें हैं, हीमो और पायो, इसका कारण तो ये पहला वाला है, और लिम्फ वाला जो लिखा हुआ है इसका कारण ये सेकेंड वाला है। तो मेरे ख्याल से सिंपल सी चीज थी, इस पे कई बार क्वेश्चन आता है इटियोलॉजी वाइज, पैथोफिजियोलॉजी वाइज रिगार्डिंग द प्लूरल इफ्यूजन। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। क्लियर? थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करा लूँ, ये है इटियोलॉजी ऑफ इफ्यूजन। बाय पैथोफिजियोलॉजी 2 तरह के इफ्यूजन होते हैं, या तो ट्रांसुडेट जमे या एक्सुडेट जमे। ट्रांसुडेट ब्लड में
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर में अंतर की वजह से बनता है, और एक्सुडेट कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से बनता है। यहाँ प्रोटीन की मात्रा कम होती है, क्लियर फ्लूइड होता है, वहाँ प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है और वो क्लाउडी फ्लूइड होता है। ट्रांसुडेट बनने के दो कारण हैं, या तो सिस्टमिक कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए जैसे कि हार्ट फेलियर की कंडीशन में देखने को मिलता है, या उस कैपिलरी में ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाए एल्बुमिन की कमी की वजह से, जैसा कि लीवर डिजीज में, जैसा कि किडनी डिजीज में हमको देखने को मिलता है, हम बोलेंगे ट्रांसुडेट। ट्रांसुडेट का सॉरी एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोथोरैक्स, हाइड्रो सीरस फ्लूइड का जमना। उस तरफ एक्सुडेट की बात करें, इसके दो कारण हैं। कैपिलरी परमेबिलिटी का बढ़ना, ये बढ़ता है ड्यू टू द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन द लंग्स, जैसे न्यूमोनिया के केस में, टीबी, लंग एब्सिस, ट्रोमा के केस में डायलेशन हुआ, ब्लड फिल्टर होकर बाहर आ गया। हम बोले लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ट्यूमर की वजह से, तब भी लिम्फ जमना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जाए हीमोथोरैक्स, काइलोथोरैक्स, पायोथोरैक्स, इसकी वजह से क्या जमेगा? एक्सुडेट। तो चाहे ट्रांसुडेट जमो चाहे एक्सुडेट जमो, लंग्स में तो प्रॉब्लम हो गई, कौन सी? प्लूरल इफ्यूजन। ये बात पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, दोनों में ही सेम आएंगे, क्योंकि लंग्स को नहीं पता एक्सुडेट जमा है ट्रांसुडेट, लंग्स तो कोलैप्स हो गए, साइन एंड सिम्टम्स दोनों की तरह इटियोलॉजी में आपको सेम दिखाई देंगे। क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इफ्यूजन की वजह से, वो देख लेते हैं। आप सबको वैसे बेसिक आइडिया लग गया होगा कि लंग्स के बाहर पानी भर गया है, बताओ लंग अपनी पूरी एबिलिटी के साथ काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, छोटे हो गए, कोलैप्स हो गए, तो क्या क्या नुकसान होगा देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन, वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर प्लूरिटिक पेन होगा पेशेंट को, कफ, एक बार लिख लेता हूं फिर डिस्कस करते हैं। डिस्निया, फीवर, डिक्रीज ब्रेथ साउंड। एक बात और मैं आपको बता दूं, इफ्यूजन ज्यादातर यूनिलेटरल होता है, जब तक कोई ग्रॉस पैथोफिजियोलॉजी नहीं हो। प्रोबेबली इट मे बी यूनिलेटरल बट मे बी बाइलेटरल ऑल्सो। तो ज्यादातर यूनिलेटरल होता है एक साइड, लेकिन ये बाइलेटरल भी हो सकता है। क्लियर? देखो ये साइन एंड सिम्टम्स आपको प्राइमरीली देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। अब प्लूरा में नॉर्मल पानी की बजाय ज्यादा पानी जम गया, बताओ दोनों प्लूरा दूर होगी कि नहीं होगी? होगी। स्ट्रेच होगी कि नहीं होगी? होगी। स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वहां सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स होती है पैराइटल प्लूरा में, और जैसे ही वो पैराइटल प्लूरा खींचेगी, वो सेंसरी जो रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और वो पेन के सेंसेशन भेजेंगे ब्रेन में, और ब्रेन वहां पे एनालिसिस करेगा पेन को। तो बहुत शार्प नाइफ लाइक पेन, हमने पहले भी चर्चा की है प्लूरिटिक पेन के बारे में कि इस पेन का नेचर कैसा होता है। वैसा ही जैसे कि किसी ने कोई एक चाकू की नोक लगा दी हो, तो इस तरह का स्टेब पेन, नाइफ लाइक पेन कहलाता है प्लूरिटिक पेन। क्लियर? तो ये करेक्टरिस्टिक से ये हो रहा है ड्यू टू द डिस्टेंशन ऑफ द बोथ लेयर ऑफ प्लूरा। कफ हम देख रहे हैं ड्यू टू द इटियोलॉजी, न्यूमोनिया है, टीबी है, तो वहां पर इंफेक्शन की वजह से स्पूटम प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, पेशेंट उसको निकालना है बाहर, तो बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देती है? कफिंग। क्लियर? सांस लेने में दिक्कत होगी ड्यू टू द इटियोलॉजिकल कॉजेज, जो भी हमने देखा है अलग अलग। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है तो वहां पे आपको फीवर देखने को मिलेगा। अगर सॉरी ऑस्कल्टेशन आप करेंगे पर्टिकुलर साइड में, तो चूंकि इफ्यूजन हुआ है, लंग कोलैप्स हो गए, तो उस साइड की ब्रेथ साउंड आपको कम मिलेगी, डिमिनिस्ड मिलेगी। क्लियर? डिमिनिस्ड मतलब नॉर्मल जो साउंड आती है वैसे नहीं मिलके आपको कम मिलेगी। तो सिंपल साइन एंड सिम्टम है, ज्यादा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। प्लूरिटिक पेन यहाँ होगा, पेशेंट को कफ होगा, डिस्निया होगा, फीवर होगा। क्लियर? और साथ में हम देखेंगे कि ब्रेथ साउंड वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। डायग्नोसिस, इफ्यूजन का कोई पेशेंट है हमारे सामने, कैसे डायग्नोस करें कि उसको इफ्यूजन हुआ है? तो यहाँ कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हमको काम में लेने पड़ेंगे। पहला तो यहाँ फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पीई फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट को लिटा दिया आपने, आप देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, इंस्पेक्शन करेंगे। आप अगर वहाँ पे ऑस्कल्टेशन करेंगे तो ब्रेथ साउंड क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो ब्रेथ साउंड कम मिला, फिजिकल एग्जामिनेशन से आपने देख लिया, पता चल गया कि उस तरह के लंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है? दूसरा सबसे मेन टेस्ट यहाँ जो करना है जिससे ये कंफर्म हो जाएगी बात, तो वो है चेस्ट एक्सरे। जब भी प्लूरा में पानी भरेगा, प्लूरा की साइज वैसे नॉर्मल होती है, पानी बहुत कम, लेकिन फ्लूइड एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन में जम गया, तो आप देखोगे
कि वहाँ ब्लैकिश जो एरिया होता है नॉर्मल लंग्स में, अब वहाँ पे पानी भर गया तो वो एरिया आपको कैसा दिखेगा, ग्रेइश और वाइटिश पार्ट में। तो लंग के बाहर बहुत ज़्यादा वाइट पार्ट दिख रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर पानी भरा हुआ है। डेंसिटी जैसे बढ़ेगी पानी की, पस आ गया, ब्लड आ गया, तो और हो सके ज़्यादा वाइटियस अपीयरेंस वहाँ पे बढ़ जाए। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली देखने को पता चल जाएगी एक्सरे करवाने से। लेकिन कई बार और अच्छे से देखना है तो थोड़ा सा एडवांस एक्सरे काम में लेंगे, और वो आप जानते हैं एडवांस एक्सरे कौन सा, कंप्यूटर टोमोग्राफी। सिटी स्कैन करेंगे तो क्लियर कट आपको मल्टीपल डायमेंशन के साथ दिख जाएगा कि वहां पे फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, ये तो था कि प्लूरल इफ्यूजन है या नहीं उसको देखने के लिए। अब इफ्यूजन की वजह क्या, या इफ्यूजन कौन से टाइप का, ट्रांसुडेट या एक्सुडेट, उसके लिए आपको वहां से पानी निकालना पड़ेगा, और वहां से फ्लूइड निकालने की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है थोरासेंटेसिस। कई बार नाम आ चुका है ये। सेंटेसिस मतलब कोई चीज है जिसको नीडल से पंक्चर करना है, थोरा मतलब थोरेक्स की बात हो रही है, प्लूरा की बात हो रही है, तो प्लूरा में एक नीडल डालना है 16 गॉज का 3-वे वॉल के साथ, और वहां से पानी बाहर निकालना है। ये एक प्रोसीजर दोनों काम करता है, थेरापेटिक भी होता है और डायग्नोस्टिक भी होता है, जैसे ब्रोंकोस्कोपी होता है। एक ही टूल से दो काम हो रहे हैं, डायग्नोसिस भी हो रहा है, इलाज भी हो रहा है। वैसा ही ये है, इलाज भी इससे हो रहा है, हम फ्लूइड निकाल रहे हैं तो एक तरीके से फ्लूइड कम हो रहा है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम ये क्यों कर रहे हैं, डायग्नोसिस के लिए। हम देख रहे हैं कि थोरासेंटेसिस से फ्लूइड बाहर निकाला, और फ्लूइड में फिर हम जांच करेंगे कि फ्लूइड में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, ज़्यादा है या कम है, तो पता चल जाएगा ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है। हम फ्लूइड में बैक्टीरिया को देखेंगे, बैक्टीरिया का कल्चर करेंगे, अगर टीबी न्यूमोनिया कुछ है तो वो उसमें दिखेगा, है ना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट हम कर लेंगे, आरबीसी हीमोथोरैक्स में ज़्यादा मिलेगी, डब्ल्यूबीसी पायोथोरैक्स में आपको ज़्यादा मिलेगी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट यहाँ देखा जाएगा। हम यहाँ देखेंगे टीबी का बैक्टीरिया तो नहीं है, और टीबी के बैक्टीरिया के लिए क्या किया जाता है, एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्टिंग होती है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है, दैट मीन्स टीबी की फाइंडिंग हमको देखना है। टीबी के मरीज में बहुत बार रिकरेंटली प्लूरल इफ्यूजन होता है, तो वो आपको उस फ्लूइड में निकाल के माइक्रोस्कोपिकली देखना पड़ेगा। एसिड फास्ट वो जो बेसिलाई होता है टीबी का, उसका करेक्टरिस्टिक्स है एसिड फास्ट। ये कई बार क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, तो बोलना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे ही साइटोलॉजिकल एनालिसिस भी करेंगे। साइटोलॉजिकल एनालिसिस, इसका क्या मतलब है, सेलुलर लेवल का एनालिसिस करेंगे। सेल जो मिल रही है उसकी जांच करेंगे। सेल कैंसर की तो नहीं है, वहां मैलिग्नेंसी तो नहीं है, क्लियर, कैंसर तो नहीं है वहां पे, क्योंकि कई बार लंग कैंसर में भी बार बार इफ्यूजन की कंडीशंस होती हैं। जैसे हमने लिखा लिम्फेटिक चैनल क्लोज हो जाता है बाय द ट्यूमर, तो उस केस में आपको वहां पर हो सके कैंसर सेल भी मिले। तो ये ईटियोलॉजी देखने के लिए, ट्रांसुडेट है एक्सुडेट है उसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोरासेंटेसिस। और इसका फायदा क्या है, ये इलाज भी हो रहा है, उपचार भी कर रहा है। जब फ्लूइड निकलेगा तो इफ्यूजन कम होगा, पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स में आराम भी मिलेगा। क्लियर, तो कुछ नहीं करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, चेस्ट एक्सरे करना है, सबसे बढ़िया टेस्ट, तुरंत पता चल जाएगा 5 मिनट के अंदर एक्सरे करते ही, कम खर्चीला टेस्ट है। और अच्छे से देखना है कितनी मात्रा है, कहाँ कहाँ पर है, किस सेगमेंट में किस तरह की साइड में ज़्यादा है, तो और सिटी स्कैन करा लो आप। क्लियर, और फ्लूइड में क्या है, ट्रांसुडेट एक्सुडेट, टीबी तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, पस तो नहीं है ज़्यादा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोरासेंटेसिस। क्लियर, तो सिंपल डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये। चलो, डायग्नोसिस के बाद हमारा काम आता है मैनेज करने का। मरीज आया है, इलाज भी करना पड़ेगा उसका, और मैनेजमेंट बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लूरिटिक पेन यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पेन कम करने के लिए आप क्या देंगे मरीज को, पेन कम करने की कौन सी ड्रग्स होती है, एनाल्जेसिक, बिल्कुल सही बताया आपने, एनाल्जेसिक्स ड्रग्स यहाँ दी जाएगी, ताकि पेशेंट का जो प्लूरिटिक पेन है उसको कम किया जा सके। जैसे ही पेन में आराम मिलेगा, डिफिकल्टी जो हो रही थी ब्रीदिंग में वो कम होने लगेगी, पर्सन अच्छे से ब्रीथ करना स्टार्ट वहाँ पे करेगा। ठीक है, तो पेन मैनेजमेंट करना है, एनाल्जेसिक यहाँ पे मरीज को देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बोला बहुत शार्प नाइफ लाइक पेन होता है, मरीज सहन नहीं कर पाता, एनाल्जेसिक देना है। एंटीबायोटिक्स देखा, कुछ एक्सुडेट की कंडीशन में हम देख रहे थे इन्फेक्शन है लंग्स में,
निमोनिया है, टीबी है ना, लंग एब्सिस की कंडीशन है बैक्टीरिया की वजह से, तो जब तक आप एंटीबायोटिक नहीं देंगे बैक्टीरिया वहाँ ख़त्म नहीं होगा और एज सच उसकी वजह से जो इन्फ्यूजन हो रहा है वो कम नहीं होगा। तो प्रोफाइलेक्टिक और एज वेल एज ट्रीटमेंट के रूप में भी यहाँ पर हम एंटीबायोटिक मरीज को देते हैं। ये बैक्टीरिया अगर है तो उसको बॉडी में ख़त्म करेगी। क्लियर? ये तो ड्रग्स की बात हो गई। प्रोसीजर जो मरीज के साथ करना है वो है थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस थोड़ी देर पहले ही जिक्र हुआ कि ये दोनों काम करता है, डायग्नोसिस भी करता है, इलाज भी करता है। प्लूरा में एक निडल डालनी है और प्लूरा के पानी को बाहर निकालना। सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है, 5 से 10 मिनट लगते हैं, पेशेंट को तुरंत आराम मिल जाता है। और यही काम हम टेंशन न्यूमोथोरेक्स में भी कर रहे थे, आपको याद हुआ हो। हवा भर जाती है, तुरंत हर एक ब्रीथ के साथ हवा जमती जाती है, प्रेशर बढ़ता जाता है, तुरंत निडल डालो और वहाँ की एयर को बाहर निकालो। यहाँ पानी बाहर निकाल दे। तो थोरासेंटेसिस किसके लिए प्रोसीजर है? हवा निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए, दोनों के लिए। तो डेफिनेशन वाइज दोनों क्लियर, इक्वेशन ऑलरेडी आ चुका। एयर एंड फ्लूइड विल बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसीजर कॉल्ड थोरासेंटेसिस, है ना। नीडल की साइज बार बार बोल रहा हूं, आया हुआ क्वेश्चन, क्या साइज लेंगे? 16 गॉज, 16 गॉज का नीडल। क्लियर? तो दैट इज थोरासेंटेसिस। कई बार पानी बहुत ज्यादा होता है तो एक बार में थोरासेंटेसिस करने से होगा नहीं, बार बार करना पड़ेगा। बार बार करने में मरीज को दिक्कत होगी, बार बार नीडल लगेगी, पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए एक परमानेंट इलाज कर देते हैं, एक चेस्ट ड्रेनेज डाल देते हैं और उसको वाटर सील बोतल के साथ जोड़ देते हैं और उसको बोला जाता है वाटर सील ड्रेनेज। इसको CCDB बोलते हैं, नाम सुना है हमने। क्लोज चेस्ट ड्रेनेज बात करी थी पहले। 3 बोतल होती है, एक कलेक्शन बोतल, एक वाटर सील बोतल, एक सक्शन कंट्रोल बोतल। वाटर सील क्योंकि पानी वहां काम में लेते हैं जो एटमॉस्फेरिक एयर को जाने से रोकता है। क्लियर? तो ये डिटेल टॉपिक है, क्वेश्चन जो बनते थे हमने डिस्कस करे हैं और भी डिस्कस करेंगे बाद में। वाटर सील ड्रेनेज, लॉन्ग टर्म इफ्यूजन को रिमूव करना है, ये काम किया जाएगा। इसके साथ कुछ और काम करने पड़ेंगे इन मैनेजमेंट के साथ। प्लूरो पेरिटोनियल शंट लगाया जाता है। शंटिंग आपने सुनी होगी, पीडियाट्रिक के अंदर एक टॉपिक आता है हाइड्रोसिफिलिस। जब ब्रेन वेंट्रिकल्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड जम जाता है तो वहाँ से फ्लूइड को बाईपास करते हुए और हार्ट में लाके छोड़ देते हैं, पेरिटोनियम में लाके छोड़ देते हैं, प्लूरा में लाके छोड़ देते हैं ना, बाईपासिंग करते हैं। शंटिंग कैथेटर जिससे बाईपास किया जाता है फ्लूइड को। यहाँ पर भी हम प्लूरल फ्लूइड को बाईपास करेंगे। अब क्या होता है, कई बार रिकरेंट इफ्यूजन होता है, एक तरफ जो इफ्यूजन है उसको हम नहीं रोक पा रहे हैं, इटियोलॉजी वहाँ परसिस्टेंट है, बार बार इफ्यूजन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि प्लूरा में एक कैथेटर डालेंगे और उसको लाके पेरिटोनियम में छोड़ देंगे। नाम से पता चल रहा है, प्लूरो पेरिटोनियल स्टंट। प्लूरा ऊपर है, वहां से कैथेटर उस प्लूरल फ्लूइड को पेरिटोनियम में लाएगा सॉरी, और पेरिटोनियम में आपको पता है ये पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, उसके साथ मिक्स हो जाएगा और वहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन से वापस ब्लड में आ जाएगा और इस तरीके से वहां पे ओवरऑल प्लूरा में वो क्या हो जाएगा, कम। तो इस तरीके से सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो फ्लूइड आ जाएगा जो प्लूरा में जम गया है। तो हमको यही तो करना है, इफ्यूजन को हटाना है, तो ये काम किया जा सकता है। प्लूरो पेरिटोनियल शंटिंग की जाती है। क्लियर? वहां पे आपने आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर शंट पढ़ा होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्लूरोडेसिस के बारे में। प्लूरोडेसिस देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक सर्जिकल इंटरवेंशन है जो करनी होती है इफ्यूजन में। प्लूरोडेसिस, प्लूरो का मतलब आपको पता ही है, प्लूरल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। डेसिस का मतलब होता है चिपकाना, उनको एडर करना, चिपका देना दोनों प्लूरा को। लंग्स के बाहर प्लूरा है, ये लंग्स है, बाहर प्लूरा, ये प्लूरा है। हम क्या करते हैं, दोनों प्लूरा को आपस में डेसिस, डेसिस मतलब चिपका देते हैं। अब मुझे बताओ, जब प्लूरा में खाली जगह ही नहीं बचेगी, फ्लूइड जमेगा क्या, कहाँ जमेगा? जब जगह ही नहीं है तो कैसे कलेक्ट होना है? पॉसिबिलिटी खत्म कर दी हमने दोनों प्लूरा को जोड़ के। कैसे जोड़ते हैं? यहाँ कोई वेल्डिंग नहीं की जाती, यहाँ पे कुछ दवाएं डाली जाती है, जैसे ब्लियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन भी इसी ग्रुप का होता है। ये दवाई जैसे यहाँ जाती है प्लूरा में तो एक तरीके से स्कारिंग कॉज करती है। स्कारिंग नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन होता है ना, इन्फ्लेमेशन, स्कार बनते हैं और ये दोनों प्लूरा आपस में चिपक जाती है, जुड़ जाती है, दोनों प्लूरा आपस में चिपक जाएगी। तो जब खाली जगह ही नहीं बचेगी तो बताओ फ्लूइड यहाँ जमेगा क्या?
पानी भारी होता है, पानी नीचे की तरफ जमता है, और यहाँ हमने प्लूरा को क्या कर दिया, चिपका दिया। तो एक तरीके से जो साइट है जहाँ से इफ्यूजन हो रहा है और जो कैविटी जो स्पेस बना प्रोवाइड करा रही है इफ्यूजन को, वो हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं बाय सिंपली इंस्टिलिंग सम मेडिसिन। एंटीबायोटिक भी होती हैं और यहाँ पर दोनों को चिपकाने का काम भी करेंगे। ब्लियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, लाइक डॉक्सीसाइक्लिन, है ना, टाकम स्पेसिफिक मिनरल पाउडर होता है, वो पाउडर भी यहाँ पे डाला जा सकता है और ये करता है प्लूरोडेसिस। क्लियर, नाम से पता चल रहा है प्लूरोडेसिस, प्लूरा को चिपका देना ताकि वहां पे स्पेस नहीं बचे और इफ्यूजन की प्रोबेबिलिटी को खत्म किया जा सके। तो ये कब काम में लेना है, नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, रूटीन में नहीं लेते हैं ये, तभी जब बार बार रिकरेंट इफ्यूजन बनता है, जैसे टीबी के केस में हम देखते हैं बार बार बनता है, तो उस केस में ये इंटरवेंशन इफेक्टिव है। अगर इससे भी काम नहीं चले तो लास्ट में प्लूरेक्टोमी किया जाएगा। प्लूरेक्टोमी, एक्टोमी कई बार वर्ड आ गया, कट एंड रिमूव। यहां हम क्या करेंगे, प्लूरा को ही काट के हटा देंगे, पर्टिकुलर पार्ट जहां से बार बार इफ्यूजन हो रहा है उस साइड की प्लूरा को कट करके हटा देंगे। प्लूरा ही नहीं बचेगी, जब दोनों लेयर ही नहीं बचेगी तो पानी कहाँ जमेगा, नहीं जमेगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। प्लूरा को ही हम हटा देते हैं, पार्शियल रिमूवल होता है अफेक्टेड साइड से, और जब प्लूरा नहीं तो फ्लूइड एक्युमुलेशन वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। हम बोलेंगे हम क्या कर रहे हैं, प्लूरेक्टोमी कर रहे हैं। क्लियर, तो ये कुछ काम न्यूमोथोरेक्स में भी किए जाते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, ज्यादातर ये सारे काम इफ्यूजन में किए जाते हैं ज्यादातर, इसलिए हमने यहाँ चर्चा करी है। प्लूरोडेसिस, दोनों प्लूरा को चिपकाना ताकि स्पेस नहीं मिले। प्लूरेक्टोमी, पार्शियल रिमूवल ऑफ प्लूरा, ताकि वो जो साइट है जहां से इफ्यूजन आ रहा है बार बार और जम रहा है वो यहाँ पे खत्म हो जाए। क्लियर, तो दैट इज द लाइन ऑफ मैनेजमेंट इन केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। एनाल्जेसिक देना है, पेन कम हो जाएगा, एंटीबायोटिक देना है, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, थोरासेंटेसिस करना है, कुछ मात्रा में पानी बाहर निकल जाएगा, कम ही था तो इससे ही काम चल जाएगा, ज़्यादा है तो वाटर स्लिट ड्रेनेज काम लेना पड़ेगा। बार बार अगर इफ्यूजन बनते हैं तो ये तीनों काम कर सकते हैं। एक संट डाल सकते हैं, प्लूरा से पानी को पेरिटोनियल कैविटी में ले जाएगा, यहाँ खत्म कर देगा। प्लूरोडेसिस, दोनों प्लूरा को जोड़ सकते हैं। प्लूरेक्टोमी, प्लूरा को कट करके हटा सकते हैं। क्लियर, सिंपल है। हमने बात करी यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इटियोलॉजी की और मैनेजमेंट की, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, आपको इन पे थोड़ा सा गौर करना है, इनको पढ़ना भी है। क्लियर, चलो, तो दैट इज सिंपल टॉपिक प्लूरल इफ्यूजन। यहां पर इफ्यूजन के बाद हम बात करें तो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, जैसे इम्फाइमा की बात कर लेते हैं। वैसे तो इम्फाइमा कोई अलग चीज़ नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जिक्र किया कि इम्फाइमा, इसको पायोथोरेक्स भी कहते हैं। हालांकि अलग से जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार टर्मिनोलॉजी वर्ड ये आ जाता है हमारे सामने। हालांकि टर्म हमने डिस्कस कर ली इफ्यूजन में, यह अलग से कुछ नहीं है, ये एक तरह का प्लूरल इफ्यूजन ही है। बस यहाँ जो इफ्यूजन है वो किसका हो रहा है, पस का। कहाँ हो रहा है, वही प्लूरा में। इट इज ए काइंड ऑफ प्लूरल इफ्यूजन इन विच थिक पुरुलेंट सिक्रेशंस कलेक्ट्स इन द प्लूरल कैविटी। वही प्लूरल स्पेस जो हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, वहां पर पस का जम जाना। पस क्या है, एक पुरुलेंट फ्लूइड होता है जो थिक होता है थोड़ा सा। अगर ये जम जाए प्लूरा में, हम बोलेंगे कि प्लूरल इफ्यूजन तो है, लेकिन स्पेसिफिकली बोलेंगे पायोथोरेक्स। पायो मींस पस, थोरेक्स मतलब वही प्लूरा, और इसी को नाम दिया जाता है इम्फाइमा। ये डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहां लिखा इम्फाइमा का मतलब पस कलेक्शन इनटू द प्लूरा। इम्फाइसीमा, आप कंफ्यूज मत हो जाना, इम्फाइसीमा आता है सीओपीडी में, जहां टर्मिनल ब्रोंकियल्स के बाद की जगह फूल जाती है, यह है सिर्फ इम्फाइमा। इम्फाइमा दैट मीन्स पस कलेक्शन इनटू द प्लूरल स्पेस। क्लियर, क्या कारण है क्यों पस जमता है? हालांकि वहां आ गया, जब भी कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन कंडीशन, तब ये जमता है। यहां दोबारा बात कर लेते हैं, जैसे बैक्टीरियल न्यूमोनिया है मरीज को, बैक्टीरियल न्यूमोनिया पड़ा है, बैक्टीरिया वहां बहुत सारे थे, उनकी वजह से टीबी, चेस्ट में ट्रोमा लगे, क्लियर, लंग एप्सिस हो, लंग एप्सिस मतलब लंग में पस पड़ी हुई है, दैट मीन्स वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कई बार थोरेकोटॉमी करते हैं, थोरासेंटेसिस, है ना, स्टेराइल अनस्टेराइल टेक्निक से कर लिया,
निडल जो स्टेराइल नहीं काम में लिया, आपने स्टेराइल टेक्निक वहाँ काम में नहीं ली, तो इन्फेक्शन वहाँ पहुँच जाता है प्लूरा में और फिर पेशेंट को क्या करेगा, इम्फाइमा। तो वही बैक्टीरियल कॉजेज हैं, टीबी है, ट्रोमा लग गया, लंग्स में एब्सिस हो गया, है ना, थोड़ा सा आप देख रहे हैं ज़्यादातर ये सब इन्फेक्टेड चीज़ें हैं। इन्फेक्शन जाएगा तो इन्फेक्शन जाएगा, बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए फैगोसाइटोसिस करेगी, और फैगोसाइटोसिस का जो एंड रिजल्ट है, परिणाम मिलेगा लास्ट में, वो क्या बनेगा, वहाँ पे पस बनेगी, और पस का जमना ही हम क्या बोल रहे हैं, पायोथोरैक्स या इम्फाइमा। ठीक है, तो ये सिंपल इटियोलॉजी है, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं। इफ्यूजन में हमने लिखा था, वहाँ पे कैपिलरी परमेबिलिटी जहाँ बढ़ रही है वहाँ पर भी यही सारे कारण हमने लिखे थे। क्लियर। इम्फाइमा होगा, क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, आप परेशान नहीं होना है, वही साइन एंड सिम्टम्स जो हमने इफ्यूजन में पढ़े हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पस जमेगी तो बताओ प्लूरिटिक पेन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पस जम रही है, प्लूरा को स्ट्रेच करेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी मरीज को, वही कफ होना है यहाँ पर, वही बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो फीवर यहाँ आना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ठंड लग के बुखार आता है, ये बताता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर है। क्लियर। इम्फाइमा है तो लंग को कंप्रेस भी करेगा, तो उस साइड की ब्रेथ साउंड आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, कम मिलेगी। दर्द हो रहा है वैसे वेंटिलेशन उस साइड नहीं होगा। बात वही है घुमा फिरा के, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने करा इफ्यूजन के साइन एंड सिम्टम, वो सारे के सारे यहाँ पर है। प्लूरिटिक पेन, डिस्निया, कफ, फीवर एंड चिल्स, ब्रेथ साउंड हमने देखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायग्नोसिस की बात करें तो भी अलग नहीं है, वही इफ्यूजन है, तो यहाँ बात कर रहे हैं। दोबारा बता दो, इस टॉपिक की चर्चा करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना है, इस डेफिनेशन को बताना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि पहले ही बता दी थी, फिर थोड़ा सा और बता दिया मैंने डिटेल में। पस कलेक्शन क्लियर। डायग्नोसिस के लिए पूछे क्या करना है, वही करना है साहब जो इफ्यूजन में किया था। क्या किया था, फिजिकल एग्जामिनेशन किया था, एक्सरे किया था, इससे नहीं पता चले तो सीटी स्कैन कर लिया, पस है या नहीं उसका पता लगाने के लिए थोरासेंटेसिस करेंगे। बताओ यही कर रहे थे, तो यही काम यहाँ पर भी करना है। ठीक है। और मैनेजमेंट की बात आ जाए तो बताओ कहीं पर भी पस पड़ी होती है तो क्या मैनेजमेंट करते हैं, एंटीबायोटिक देंगे कि नहीं देंगे, देंगे, तभी तो इन्फेक्शन खत्म होगा। तो यहाँ पर भी वही मैनेजमेंट जो वहाँ किया था थोड़ी देर पहले, एनाल्जेसिक देना है, दर्द कम हो जाएगा, एंटीबायोटिक देनी है। क्लियर, ताकि जो पस की जो बनने की सोर्स है वो खत्म हो जाएगा, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे थोरासेंटेसिस करेंगे पस को निकालने के लिए, वाटर सील ड्रेनेज काम में लेंगे, ज़्यादा पस कलेक्ट है। क्लियर। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा थिकन पस होती है तो वो आती नहीं इस प्रोसीजर, तो उसके लिए थोरैकोटॉमी करना होता है। थोरैकोटॉमी, थोरैकोटॉमी नाम से पता चल रहा है, टॉमी कटिंग, थोरैक्स को कट करना है और फिर डायरेक्टली इन्वेट करते हुए प्लूरा में जहाँ जहाँ पस है, सेल जो डेड है, सेल डिब्रीज कहते हैं उसको, वहाँ से उस प्लूरा को कट करते हुए हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ओपन प्रोसीजर होता है, डायरेक्ट प्लूरा को ओपन किया, पस को वहाँ से निकाला और वापस उसको क्लोज कर दिया, उस प्रोसीजर को बोला जाता है थोरैकोटॉमी। टॉमिंग दैट मीन्स ओपनिंग करना थोरैक्स में और फिर प्लूरा में से चीज़ों को बाहर निकालना। तो क्लियर। तो यहाँ आपने देखा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, वही बात जो प्लूरल इफ्यूजन में, क्योंकि पस जमना भी इफ्यूजन का ही पार्ट है तो वो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, तो ज़्यादा आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, उसकी वजह से बताया। बाकी कोई भी चीज़ आ जाए सारी चीज़ें वही अप्लाई होगी जो इफ्यूजन में हमने पढ़ी है। ठीक है, क्लियर। चलो दूसरी एक डिजीज डिस्कस कर लेते हैं जो थोड़ी सी स्पेसिफिक है प्लूरा से रिलेटेड ही, और वो है प्लूरेसी। प्लूरेसी इसी को कहा जाता है प्लूराइटिस। ये भी डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन आया हुआ है, प्लूरेसी किसे कहेंगे। तो नाम पता चल रहा है प्लूराइटिस के हिसाब से, आइटिस इन्फ्लामेशन बता रहा है, कहाँ का, प्लूरा का। प्लूरा जो है हमारे लंग्स के बाहर डबल लेयर, उसकी दोनों लेयर का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन ऑफ बोथ लेयर ऑफ प्लूरा, हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे प्लूरेसी। इन्फ्लामेशन ऑफ बोथ लेयर ऑफ प्लूरा। बोथ लेयर का मतलब समझ में आ गया, यहाँ दोनों लेयर इन्फ्लाम्ड हो रही है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर पैराइटल में होगा तो विसरल में जाना ही है, पास ही है, विसरल में होगा तो पैराइटल, दोनों लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाना कहलाता है प्लूरेसी या प्लूराइटिस। क्लियर। ज़्यादातर इफ्यूजन जैसी चीज़ें यहाँ पर, बस डेफिनेशन अलग है, थोड़ी बहुत चीज़ें और अलग है। क्या होता है, क्यों हो जाता है इन्फ्लामेशन प्लूरा में जाके, तो यहाँ पर भी कुछ वही कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं
लाइक न्यूमोनिया की कंडीशन है, मरीज को न्यूमोनिया में बैक्टीरिया होता है, इन्फ्लामेशन करता है, पूरा में चला जाता है, वहाँ भी इन्फ्लामेशन कर देगा। ट्यूबरक्लोसिस है पेशेंट को, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, क्लियर। पेशेंट में लंग एब्सिस है, कई बार थोरेकोटॉमी करते हैं हम, क्लियर, थोरासेंटेसिस भी करते हैं, अनस्टेराइल किया, अनहाइजेनिक किया, तो कई बार पायोथोरैक्स नहीं होके वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है सिंपली, और उसको बोला जाता है प्लूरेसी, क्लियर है। तो दैट इज सिंपली न्यूमोनिया हो, टीबी हो, यूआरआई हो, लंग एब्सिस हो, थोरेकोटॉमी हमने करा है, थोरासेंटेसिस किया है, तो ये सब इन्फेक्शन वाली चीज़ें हैं। जाएगी अगर प्लूरा में तो वहां पर भी इन्फेक्शन करेगी, और उसी को हम बोल रहे हैं सिस्टमिक इन्फ्लामेशन, दैट इज द प्लूरेसी, क्लियर। साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। प्लूरिटिक पेन, सबसे मेन सिम्टम जो यहां आता है, जब भी दोनों लेयर का इन्फ्लामेशन होगा, बताओ दोनों लेयर क्या अच्छे से ग्लाइड कर पाएगी ड्यूरिंग ब्रीदिंग? नहीं कर पाएगी। हर एक ब्रीथ के साथ जो इन्फ्लाम्ड प्लूरा है वो आपस में फ्रिक्शन करेगी, घर्षण ज़्यादा होगा, और जैसे ही घर्षण होगा पेशेंट को शार्प नाइफ लाइक पेन यहाँ पर हर एक ब्रीथ के साथ देखने को मिलेगा। प्लूरिटिक पेन मेन सिम्टम इन केस ऑफ प्लूरल इन्फ्लामेशन, प्लूरिसी, क्लियर। बताओ मुझे दर्द इंस्पिरेशन के दौरान बढ़ेगा या कम होगा? सीधी सी बात है, जब हवा अंदर जाएगी लंग्स फूलेंगे, वो प्लूरा को फुलाएंगे, इन्फ्लाम्ड वैसी हैं, वैसे ही स्ट्रेच वो होने हैं, तो ये पेन वहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे ही मैं डीप इंस्पिरेशन करूँगा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए मरीज़ क्या करने लग जाता है? सैलो ब्रीथ, और सैलो ब्रीथ करते ही वो दूसरे कॉम्प्लिकेशन सारे आ जाते हैं, हाइपोवेंटिलेशन बॉडी करती है, ऑक्सीजन डिमांड पूरी होती नहीं है, क्लियर। तो दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ प्लूरिटिक पेन मेन सिम्टम है, पेन बढ़ जाएगा जब भी बॉडी क्या करती है? इंस्पिरेशन करती है। कई बार कफिंग मरीज करता है तो पेन बढ़ जाता है, क्लियर। और ये पेन कम हो जाता है जब पानी धीरे धीरे जमने लगता है, फ्लूइड जमने लगता है, तो जो डायरेक्ट इन्फ्लाम्ड जो प्लूरा थी वो थोड़ी हट गई, डिटेच हो गई एक दूसरे से, और पानी आ गया तो वो ग्लाइड अब इजीली कर रही है, इजीली कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ प्लूरिटिक पेन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो मेन सिम्टम मैंने बताया, प्लूरिटिक पेन बढ़ेगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग कफिंग, क्लियर, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, और ये पेन कम हो सकता है जब वहां पे ड्यू टू द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस फ्लूइड जमने लगेगा। फ्लूइड वही अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की फ्यूजन के कंडीशन में, तो पेन जो पहले था उसकी तुलना में रिलेटिवली उस केस में क्या होगा? कम होगा जब फ्लूइड जमेगा। अदरवाइज सिर्फ इन्फ्लाम्ड कंडीशन है तो प्लूरिटिक पेन वहां पे बहुत ज्यादा होगा। साथ में प्लूरल फ्रिक्शन, रब आपको सुनाई देगी, ये एक तरह का साउंड है, एक तरह का साउंड जो ऑस्कल्टेशन से आपको पता चलेगा। पेशेंट में जहां प्लूरल इन्फ्लामेशन है वहां स्टेथोस्कोप आप लगाएंगे तो जब दोनों इन्फ्लाम प्लूरा आपस में ग्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन होगा, एक रबिंग फ्रिक्शन, और वो आवाज करेगा वहां पे, वैसी आवाज, इसको ग्रेटिंग साउंड भी कहते हैं, ग्रेटिंग साउंड, ग्रेटिंग, कर्कश आवाज है ना। आपको पता है जब दो लेयर जो पहले स्मूथली मूव कर रही थी तो कोई आवाज नहीं, लेकिन जैसे ही बीच में फ्रिक्शन बढ़ा तो वो कर्कश साउंड प्रोड्यूस करती है ना। जैसे बर्फ पे कोई चल रहा हो, स्नोफॉल जो होता है तो आप देखते तो चर चर की आवाज़ आती है, तो वही स्नो पे जो चलने वाली आवाज़ होती है वैसी आवाज़ यहाँ पे सुनाई देती है ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन। इसको बोला जाता है फ्रिक्शन रब। कहाँ पर है? प्लूरा में, इसलिए इसका नाम है प्लूरल फ्रिक्शन रब, ठीक है। बाकी वही सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। सांस लेने में दिक्कत होगी मरीज को, यहाँ पर भी स्पुटम प्रोडक्शन होगा, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस की वजह से स्पुटम प्रोडक्शन यहाँ होगा, पेशेंट को यहाँ कफ होगा, क्लियर। तो दैट इज सिंपल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दी प्लूरिसी। मेन ये दो सिम्टम याद रखने हैं आपको, बाकी तो जनरलाइज है ही है प्लूरा से रिलेटेड। प्लूरिटिक पेन यहाँ होना है, और ये शार्प नाइफ लाइक पेन होता है, स्टेप पेन बोलते हैं इसको, स्टेप नेचर वाइज क्वेश्चन आया हुआ स्टेप पेन। और ये एक फ्रिक्शन रब के बारे में भी क्वेश्चन आता है, ये बताना है जब भी इन्फ्लाम प्लूरा होगी आपस में वो घर्षण करेंगे तो इस तरह का हमको साउंड वहां पे सुनाई देगा, क्लियर। चलो डायग्नोस कैसे करें कि इन्फ्लामेशन हो गया है प्लूरा में? तो यहां पर भी वही फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन बताओ क्या पता चलना है यहाँ पे? साइन एंड सिम्टम्स तो पता चलेंगे,
दो फ्रिक्शन रब यहाँ पे ऑस्कल्टेशन से सुनेंगे तो पता चलेगा हाँ जरूर वहाँ कोई ना कोई प्लूरा में दिक्कत है, वहाँ पर्टिकुलरली इन्फ्लामेशन हो चुका। ठीक है, तो प्लूरिटिक पेन यहाँ पेशेंट बताएगा आपको। फिजिकली आप डिस्निया कफ देखेंगे, लेकिन साथ में आप सुनेंगे ऑस्कल्टेशन के थ्रू प्लूरल फ्रिक्शन रब को, तो वो यहाँ पे आपको सुनाई देगी। तो ये पॉजिटिव फाइंडिंग होती है प्लूरल इन्फ्लामेशन के केस में। यहाँ पर भी एक्सरे करना है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो वहाँ पर हो सके कि आपको फ्लूइड एक्युमुलेशन भी वहाँ दिखे, एक तरीके से प्लूरा थोड़ा सा फुला हुआ डिटेच दिखेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन स्वेलिंग भी करता है। क्लियर, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मोर स्पेसिफिकली देखना है तो आप सीटी स्कैन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे थोरासेंटेसिस किया जाता है कि इन्फ्लामेटरी कॉज क्या है, कारण क्या है। तो अगर वहाँ पे बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी तो उस तरह के फ्लूइड में वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मिलेगा और उससे पॉजिटिवली आप फाइंड कर पाते हैं ना। प्लूरल बायोप्सी भी यहाँ ली जाती है कई बार। बायोप्सी वहाँ का टिश्यू लेते हैं और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी जो चेंजेस हुए हैं सेल के लेवल पे वो देखे जाते हैं, है ना। इन्फ्लामेशन चेंजेस दिखते हैं सेल में तो उसकी स्लाइड बनाई जाती है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होगी तो नो डाउटली वहाँ चेंजेस देखने को मिलेंगे सेल में और पता चल जाएगा कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्लूरल बायोप्सी उसके लिए हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, वही सारी चीज़ें तो अब तक हमने पढ़ी है प्लूरा के डिसऑर्डर्स में, वही सारे काम है, बस ये थोड़ा बायोप्सी वाले एडिशनल चीज़ें याद रखना है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन सिर्फ यहाँ नहीं है और भी कहीं पर भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन से अगर आपको कंफर्म करना है तो बायोप्सी हम ले सकते हैं। न्यूमोनिया में हमने पढ़ा है इन्फ्लामेशन हो रहा है लंग पेरेन्काइमा का, तो टिश्यू वहाँ से लेते हैं देखते हैं, है ना। वहाँ पर भी हमने पढ़ा था ट्रांस ब्रोंकियल निडल एस्पिरेशन बायोप्सी, यहाँ है ये प्लूरल बायोप्सी। क्लियर, तो फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, थोरासेंटेसिस, प्लूरल बायोप्सी कैन बी डन टू डायग्नोज द प्लूरिसी कंडीशन। मैनेजमेंट के ऊपर आ जाते हैं। मैनेजमेंट यहाँ क्या करना है, तो मेन तो यहाँ क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है मरीज को और इन्फ्लामेशन है, तो आपको दर्द कम कर देना है। दर्द कम करने के लिए क्या देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे। अभी तक हमने सीख लिया, पढ़ लिया, पेन हो रहा है, एनाल्जेसिक दवाएं पेन को कम करेगी। लेकिन यहाँ इन्फ्लामेशन भी हो रहा है और इन्फ्लामेशन के केस में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी दवाएं देंगे जो पेन को भी कम करेगी, इन्फ्लामेशन को भी कम करेगी, तो ये बेटर ऑप्शन मिल जाता है। कई बार सिर्फ एनाल्जेसिक से काम चल जाता है, साथ में एंटीबायोटिक देते हैं काम चल जाता है, लेकिन लोकलाइज इन्फ्लामेशन ज़्यादा है सपोज प्लूरा में, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यहाँ पर दी जाती है। हम PCM देते हैं, हम आइबुप्रोफेन देते हैं जिससे एंडोमेथासिन होता है, ये सब NSAID के अंदर आती हैं। तो एज सच ये इन्फ्लामेशन को भी कम करेगी और पेन को भी यहाँ पे कम करेगी, डबल फायदा मरीज को यहाँ पे हो गया। ठीक है, एंटीबायोटिक यहाँ देना ही है, ईटियोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो कारण है उसको रोकने के लिए हमको एंटीबायोटिक यहाँ पे देनी होती है। क्लियर, इसके अलावा इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक भी किया जाता है। देखो ये क्या है, ये एक तरह का एनास्थीसिया है। एनास्थीसिया हमको सबको पता है, लॉस ऑफ सेंसेशन करने के लिए हम एनास्थीसिया देते हैं। तो एनास्थीसिया दो तरह का होता है, एक जनरल एक लोकल। जनरल जो पूरी बॉडी पे अप्लाई होता है, एक लोकल पर्टिकुलर साइट पे। क्लियर, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्लूरेटिक पेन नहीं हो तो हम क्या करते हैं, इंटरकॉस्टल नर्व जो जा रही हैं लंग्स के अंदर प्लूरा के अंदर, तो वो ब्लॉक कर देते हैं उसका, जहां से इंसर्शन पॉइंट होता है वहां पर हम एनास्थेटिक एजेंट इंजेक्ट कर लेते हैं। तो वो पर्टिकुलर नर्व एक तरीके से डिसेंसिटाइज हो जाती हैं और जो सेंसेशन लेके जाती है वो पेन का, वो यहाँ जाना बंद हो जाता है। तो पेन को ऐसे जो पेशेंट को जो पेन होता है वो पेन यहाँ पे कम हो जाता है। क्लियर, तो इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक एनास्थेटिस्ट होता है, वो ये काम करेगा ताकि मरीज को दर्द यहाँ पर कम हो। क्लियर, तो दैट इज सिंपल इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉकिंग। तो ये जनरल मैनेजमेंट है। लेकिन एक बात नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में यहाँ मैं बता दूं, पेशेंट को पोजीशन कौन सी देनी है प्लूरेसी के केस में, ये क्वेश्चन कई बार आता है और इसके बारे में मैं बता दूं, पोजीशन आपको देनी है उसी साइड जिस साइड का इन्फ्लामेशन है, अफेक्टेड साइड। क्लियर, आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्या लिखा दिया, राइट साइड का प्लूरिसी, पेन वैसे ही बहुत हो रहा है और उसी तरफ लिटा देंगे तो पेन बढ़ जाएगा ना। जब भी पेन होता है और पेन अगर हर एक ब्रीथ के साथ फ्लक्चुएट हो रहा है तो हमें उस साइड में प्रेशर लगाना चाहिए, या तो मैनुअल प्रेशर या स्प्लिंट के थ्रू। तो मरीज को अगर आपने लिटा दिया है तो बेड का प्रेशर यहाँ लगेगा और प्रेशर
हर एक ब्रीथ के साथ जो पेन कॉज कर रहा है वो पेन यहाँ पे कम होगा। क्लियर? तो क्या मतलब निकला, जिस तरफ का प्लूरिसी है उसी साइड आपको मरीज को लिटाना है। राइट प्लूरिसी राइट लेटरल, लेफ्ट प्लूरिसी लेफ्ट लेटरल। क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी। अफेक्टेड साइड पेशेंट को लाइंग डाउन करना है, दबाव बना रहेगा, हर एक ब्रीथ के साथ पेन में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो यहाँ पे कम होगा। याद रखना आपको, पोजीशन ऑन अफेक्टेड साइड ओनली। क्लियर? तो यहां ये डिजीज पढ़ाने का मेरा उद्देश्य आपको तीन चीजों के बारे में जानकारी देना था। एक चीज इसकी डेफिनेशन के बारे में, कई बार साधारण से क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन टर्मिनोलॉजी याद नहीं होती है तो उससे गलत हो जाता है। दूसरी चीज मुझे बतानी थी साइन एंड सिम्टम्स में आपको पेन के नेचर के बारे में, जो हालांकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, स्टेप लाइक या नाइफ लाइक पेन होता है। और दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी थी वो प्लूरल फ्रिक्शन जो रब होता है, जो साउंड होती है, उसके बारे में। और तीसरी चीज़ मुझे मैनेजमेंट में आपको बतानी थी ड्रग के बारे में। क्लियर? ये सारी चीज़ें और ये पोजीशन के बारे में भी आपको जानकारी देनी थी। ये जानकारी मैंने दे दी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमको याद रखनी पड़ेगी, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा और ज़्यादा सुगम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज जो हमने चर्चा करी, सिंपल सी चर्चा थी, समझ में आ गई होगी और हो सके तो इनको रिपीटेटिवली पढ़ें हम थोड़ा सा, तो याद रखने में भी आसानी होगी। कन्फ्यूजन इस कई बार ऐसे होता है कि ज़्यादातर चीज़ें एक सी है तो एक सी होगी अगर एक जैसे सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। बस आपको डिफरेंस क्या है, क्या कुछ अलग है दूसरे से, वो आपको दिमाग में रखना है। क्योंकि जनरल चीज़ तो सब पे एप्लीकेबल होती है, उसमें कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अदर देन नॉर्मल क्या स्पेसिफिक चीज़ किसी के साथ जुड़ी हुई है, वो अगर हम सिंपली याद रख लेंगे तो हमारी एनर्जी कम खर्च होगी और याद भी ज़्यादा अच्छे से रहेगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू।